नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 8 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके के तथा इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न है। अगर आपको लगे कि फेक है या फिर ये नहीं आया था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो है नीता नाम की लड़की है, इन्होंने जो है मुझे प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम पे, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कभी कभी एक्टिव भी रहते हैं ग्रुप में, है ना। तो इन्होंने जो है सभी क्वेश्चन भेजी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक प्रश्न इन्होंने बताया 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगी। बताया था भाई मिलान कार्टिना, कहाँ पे है, इटली के अंदर, यहाँ पे होगी आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026। ठीक है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पर होगी, ये होगी पेरिस के अंदर। ये कहाँ पे होगी, पेरिस के अंदर। आपको याद है कि भाग लिया था भारत 1900 के ओलंपिक में, ये भी हुआ था पेरिस के अंदर। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। पेरिस में किसका मुख्यालय है भाई, यूनेस्को का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे है, फिर पेरिस तो फ्रांस की राजधानी। इसके अलावा सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था। आजकल काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये बन जा रहा है एग्जाम के अंदर टीसीएस वाले पैटर्न में कि भाई पहला ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था। चूंकि ओलंपिक के भी कई फॉर्मेट हैं तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है आपसे। पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है ये आपका 1924 में फ्रांस के अंदर करा गया था। इसके अलावा पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो मेन ओलंपिक होता है, ओलंपिक का मेन फॉर्मेट क्या है भाई, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसमें सबसे ज्यादा जो है तामझाम होता है, तो ये आपका एथेंस में हुआ था 1896 में। भारत भाग लिए थे सेकेंड ओलंपिक यानी 1900 वाले में। नॉर्मन प्रिजार्ड नाम के खिलाड़ी भारत की तरफ से भाग लिए थे, उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे। इसके अलावा पहला पैरा ओलंपिक ये 1960 के रोम में आयोजित किया गया। इसमें डिजेबल्ड पर्सन ही भाग लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन जो है ये स्वीडन में करा गया। देखिए, एक तो है आपका खाली ओलंपिक जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं, एक आपका है शीतकालीन ओलंपिक, एक है आपका पैरा ओलंपिक और एक है आपका पैरा शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अर्थ से मतलब शब्दों से एकदम स्पष्ट है भाई। पैरा भी होना चाहिए, डिजेबल्ड पर्सन का भी है और शीतकाल वाला भी है। ठीक है, तो जो पैरा शीतकालीन ओलंपिक है ये आपका कहां पे हुआ था, स्वीडन के अंदर 1976 में। टोक्यो ओलंपिक यानी पिछला ओलंपिक 2020 वाला 21 में कराया गया हालांकि। इसके अलावा पैरा वाला भी टोक्यो में ही हुआ था पिछला 2020 वाला, और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुआ है, चीन के अंदर हुआ है। आपसे एक क्वेश्चन उधार रहा, शीतकालीन ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले थे 2022 में। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मोहम्मद आरिफ जो है यहां पे भाग लिया था। इनके अलावा अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है, सब दिन बताते आए हैं भाई। जो डीपीएसपी का आर्टिकल है उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 39 का ए, 39 का बी, 43 का क, ऐसे पूछेगा। सीधा सीधा आर्टिकल कम पूछते हैं अब एग्जामिनर, है ना। तो 39 का ए ये समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन भी काफी ईजी है ना, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे। अनुच्छेद 43A क्या है ना, उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए कदम उठाना। इस प्रकार की जो फैसिलिटी है या फिर फैसिलिटी, ये तो चूंकि मौलिक अधिकार तो है नहीं कि पूर्णतः देगा, इसकी व्यवस्था की जाए ऐसी बात कहता है डीपीएसपी। ठीक है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता समझ रहे हैं, जो महिलाएं होती है, जो मां बनने वाली होती है, उनकी जो मदद की जाती है, ये सब आर्टिकल 42 के अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 47 ये क्या कहता है, पोषा आहार, उत्तम, है ना, उत्तम जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये सब जो है आपका लाइफ स्टाइल वगैरह, ये आपका आर्टिकल 47 में आ जाएगा। आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 44 सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है, गोवा में रहता है। जिनका एग्जाम हो गया है वो भी देखें, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी आज आपको जो है आज से ही करना होगा, है ना। अनुच्छेद 48 ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, गो हत्या निषेध इसी में बताया जाता है, ताकि किसान की सहायता वगैरह की बात इसी में करी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, जो पृथक्करण कहते हैं, ये इसमें करी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी देश में शासन व्यवस्था सही से चलाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जो है राजतंत्र और प्रजातंत्र में कोई जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अगर आपका न्यायपालिका भी आपका, कार्यपालिका भी आपका, तो क्या राजतंत्र और प्रजातंत्र में कोई डिफरेंस रहेगा जी। आप हम चोरियों कर लेगा, बोलेगा नहीं किए हैं, क्योंकि भाई सजा भी उन्हें ही देना है और करना भी उन्हें ही है, तो कोई अपना जो है करेगा गुनाह कबूल। इसके अलावा
अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इनके अलावा अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कब जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के, फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना शिक्षा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है घर में भी एक्चुअली जो है अलग ही रहता है, ये आप अपने घर में भी मिला लीजिएगा, अगर यहाँ भी एक हो जाए ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इनके अलावा गढ़वालों का राजधानी कहाँ था, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन आए थे कि गढ़वालों ने कहाँ पे शासन किया था, कहाँ पे शासन किया था। तो गढ़वाल जो है ये आपका शासन किया था भाई बिहार के कुछ पार्ट में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, और जो आजकल उत्तराखंड वाला रीजन है। ठीक है, लेकिन वहां पे किसी राज्य का नाम नहीं था। ऑप्शन में कन्नौज था, तो कन्नौज आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कन्नौज पे शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने कहा भाई घर में जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर आप गुनाह भी कर लेंगे और सजा तो देते हैं ना पेरेंट्स हमारे, है ना, तो वो क्या है न्यायपालिका और हम लोग क्या है कार्यपालिका है भैया। इनके अलावा पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है, अगर हम ही सब चीज हो जाए तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना। इसके अलावा पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है भैया, तो ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब तो पूरे देश की जो मकर संक्रांति वाली त्योहार है या फिर जो आपका क्या बोलते हैं उसको जो नव वर्ष वाली त्योहार है, ये तो अब आपको पूरा याद हो गया है ना। अभी तक नहीं याद हुआ है तो फिर अच्छे से देख नहीं रहे हैं सीट को आप। पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का अन्य त्योहार क्या है, थाईपुसम, पोतांदु, जलीकट्टू। मैंने आपको ये भी बताया पोंगल कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। कोट्टी पोंगल, भोगी पोंगल, मुट्ठी पोंगल, इस प्रकार से इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो 4 दिनों तक मनाया जाता है इसमें किसकी किसकी पूजा होती है, तो सूर्य की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है पोंगल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो पोंगल होता है इसी त्योहार के अंतर्गत ये जलीकट्टू मनोरंजन का खेल है, जिसमें क्या होता है सांरों को जो है ना मतलब थोड़ा सा उसको कुछ ऐसा देते होंगे जिससे वो मदहोश हो जाते हैं और वो दौड़ते हैं फिर उसमें पकड़ते हैं, खतरनाक खेल बाबा। ठीक है, इनके अलावा थाईपुसम जो है ये सुई इत्यादि चुभो लेते हैं बॉडी के अंदर, इनका होता होगा कुछ, ये एक त्योहार होते हैं। पोतांदु ये तमिलनाडु के नव वर्ष हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नव वर्ष किस महीने में सेलिब्रेट होती है और मकर संक्रांति किस महीने में सेलिब्रेट होती है, इतना अगर आपको याद है तो इंडिया के कई राज्य की जो है त्योहार आप याद कर सकते हैं। और इन सभी त्योहारों को हम किस त्योहार के अंतर्गत रखते हैं, तो फसली त्योहार, यानी ये फसल से संबंधित त्योहार हैं। ठीक है, तो हम मकर संक्रांति जो है ये जनवरी माह में मनाते हैं 14 या 15 जनवरी को। तो सभी राज्य में जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, जैसे गुजरात में उत्तरायण मना लेते हैं, तमिलनाडु में पोंगल मना लेते हैं, कहाँ गया पोंगल भाई, पोंगल इधर है, तमिलनाडु में पोंगल मना लेते हैं, है ना। असम में बिहू मना लेते हैं, केरल में मकर बिलक्कू मना लेते हैं। यहाँ पे कहाँ चले जाइए आप, पंजाब हरियाणा के अंदर चले जाइए, वहां पे आपका जो है एक तो होता है बैसाखी, एक होता है लोहड़ी। तो लोहड़ी मकर संक्रांति के समय और बैसाखी जो है नव वर्ष है उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं नव वर्ष में, है ना। नव वर्ष जैसे तमिलनाडु में पोतांदु, वैसे ही जम्मू कश्मीर में चले जाएगा तो नवरेह कहेगा, केरल में बिशु कहेगा, है ना। इसके अलावा असम में जाएंगे तो इसे बिहू ही कहेगा, क्योंकि बिहू 3 बार सेलिब्रेट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ी बहुत। महाराष्ट्र में आएंगे तो गुड़ी पाड़वा कहेगा भैया, है ना। इसके अलावा सबसे पहले तमिल भाषा को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। अब शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6 है। ये कौन है, साउथ का पूरा मतलब भैया एक तो तमिल हो गया, एक आपका जो है तेलुगु हो जाएगा, एक आपका जो है मलयालम हो जाएगा, एक आपका जो है कन्नड़ हो जाएगा। ये चारों भाषा साउथ के हैं और ये चारों शास्त्रीय भाषा हैं। इनके अलावा एक संस्कृत और एक ओडिसी, तो इस प्रकार से 4 और 2 6 शास्त्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है जी मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, इनके अलावा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र इंडिया का, डुगोंग संरक्षण केंद्र समझ रहे हैं। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, समुद्री गाय कहा जाता है डुगोंग को। ये गेंडा के जैसा एक जानवर होता है, लेकिन ये शाकाहारी है और ये समुद्री घास फूस खा के जीवित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में ही इनके जो है तादाद ज्यादा पाया जाता है। और मन्नार की खाड़ी सीमा बनाता है हमारे पड़ोसी जलीय देश श्रीलंका के साथ राम सेतु सीमा बनाते हैं। एडम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरूमद, ये सभी सीमा क्रिएट करते हैं हमारा श्रीलंका के साथ। ठीक है, इनके अलावा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी भी एग्जाम में पूछ देते हैं भाई, तो महावेली गंगा जो है
ये श्रीलंका के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यांग टीसी क्यांग का नाम सुने हैं? यांग टीसी क्यांग नदी का नाम है। ये चाइना का सबसे लंबा नदी है और ये एशिया का भी सबसे लंबा नदी है। इनके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कॉमन सा क्वेश्चन। 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब जो है दोनों एक गले मिल लिए, साथ में बैठ के मिठाई खाए। तो ये कब हुआ भैया? कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब एक हुए थे दोनों पार्टी, ये 1916 में हुआ था। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? तो ये थे आपके भैया लखनऊ अधिवेशन। कहां गया? लखनऊ इधर है। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इनमें एक चीज और हुआ कि जो गरम दल और नरम दल दोनों में जो है क्रैक आ गया था, इस प्रकार का दरार पड़ गया था, है ना गरम दल और नरम दल में ये भी दोनों एक मिल लिए, दोनों साथ में बैठ के नाश्ता पूरी किए। कहां पे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1916 के अंदर ही। एक लड़की ने लिखा है कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता को समझा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि लाल वाल पाल को अलग कर लेना, बाद बाकी जो भी रहे, है ना, 99% केस में नरम दल के नेता ही होंगे। लेकिन लाल वाल पाल जो है ये कट्टर गरम दल के नेता थे, मतलब एकदम पूर्णतः सपोर्ट करते थे, है ना। गरम दल मतलब जो जीत कर लेना चाहते थे और नरम दल मतलब जो शांतिपूर्ण ढंग से आजादी चाहते थे। ठीक है, तो ये लाल वाल पाल कौन है भाई? तो एक तो बाल गंगाधर तिलक है, एक आपका लाल बहादुर शास्त्री नहीं लाला लाजपत राय है, हमेशा कंफ्यूजन इसमें रहता है, और एक आपका बिपिन चंद्र पाल है। तो तीन हो गया, लाल से हो गया आपका लाल बहादुर लाला लाजपत राय, माफ कीजिएगा, और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में आपको पूछता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई? तो जो सीधा एक्शन डे मनाया ये आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, या फिर समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आया है। मैंने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा डीपीएसपी, ये सारे आर्टिकल एक एक करके याद करा दिया हूं। अभी तक आप याद नहीं कर पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आर्टिकल की वीडियो एक बार देख लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो मैं यहीं बैठा हूं। हालांकि उसमें एक चीज मुझे और ऐड करना है कि जो मौलिक कर्तव्य है 51 के ए के जो 11 अलग अलग सब आर्टिकल हैं, इनको मुझे ऐड करना है, जो हर वीडियो में मैं लगभग कर ही देता हूं। जब भी प्रश्न पूछता है तो वो चीज यहां से आपका कवर हो जाएगी। तो अगर समता का अधिकार पूछा होगा तो आर्टिकल 14 आंसर होगा। अगर लोक नियोजन में अवसरों के मामले में समानता की बात करी होगी तो आर्टिकल 16 होगा। अब जो फंडामेंटल राइट है इसको आर्टिकल को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। 14 से 18 को हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, समता का अधिकार कहते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये हमारे जनहित में है, सुरक्षा से संबंधित है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये हमारा शोषण को रोकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में बलात्कार पे रोक है या फिर मानव तस्करी पे रोक है, और 24 पे क्या है भैया? बाल श्रम पे निषेध है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित है। इनके अलावा आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और इन्हीं को भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा माना है। इन्हीं आर्टिकल से आम जनता सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है यदि उनके मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का हनन हुआ हो। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब में फेमस नृत्य है भांगड़ा। ये नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंजाब में पुरुषों के द्वारा की जाने वाली नृत्य भांगड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। हरियाणा और पंजाब में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य गिद्धा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गिद्धा में खाली महिला और भांगड़ा में खाली पुरुष भाग लेते हैं। भांगड़ा नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ है हेम्प नामक शब्द से हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। CGL 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इनके अलावा गिद्धा नृत्य को रिंग डांस भी कहा जाता है। जैसे आपने बेली डांस का देखे होंगे भाई आप लोग, बेली डांस है ना, बेली डांस एक चूड़ी फंसा के जो है किया जाता है, उसी प्रकार से जो है आपका गिद्धा डांस को रिंग डांस कहा जाता है। अब मैं इसको तो होते हुए नहीं देखा हूं कि कैसे किया जाता है, लेकिन रिंग डांस भी कहा जाता है गिद्धा डांस को, ध्यान रखिएगा। पंजाब का अन्य पॉपुलर डांस है धामन डांस, भांड डांस, धामन डांस। धामन सांप भी होता है, बड़ा सा सांप होता है धामन, लेकिन काटता नहीं है ये, है ना। तो धामन जो डांस है ये आपका कहां पे होता है? पंजाब के अंदर होता है। एक भांड डांस है, ये भी पंजाब के अंदर होता है। एक आपका पाथेर भांड है।
पाथेर भांड डांस जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। ठीक है, इसे याद रखने की, कंफ्यूजन दूर करने का तरीका बता दिया हूं कि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जब तक आर्टिकल 370 एक्टिव था तब तक आए दिन पत्थरबाजी होते रहते थे, तो वहां पे जो पत्थर फेंकते रहते थे पत्थर भांड, तो पाथर भांड जो है जम्मू कश्मीर का है। राजस्थान में की जाने वाली प्रमुख नृत्य घूमर, इसमें महिलाएं भाग लेती है जो गोल चक्कर में नृत्य करती है। ठीक है, सबसे पहले इस घूमर नृत्य, सबसे पहले ये जो घूमर नृत्य है ये कौन स्टार्ट किए थे राजस्थान में, तो भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा करा गया था, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती देवी की पूजा की जाती थी। लेकिन वर्तमान में ये राजस्थान में ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो इसे गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है महिलाओं के द्वारा, जिसमें मीना समुदाय के महिलाएं भी भाग लेती है और इसमें शंकर और पार्वती की भी पूजा होती है गणगौर के अवसर पे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की कलबेलिया है, कलबेलिया काफी पूछा जाता है, गुलाबो सपेरा का नृत्य है। राजस्थान का चंग है, राजस्थान का मूछ वाला फेस्टिवल है, राजस्थान का है ना आपको कठपुतली है ना, राजस्थान का 13 ताली है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक नृत्य है जी आपका थवल चोंगवा नृत्य जो है ये मणिपुरिया होली या ओसांग फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है, जो 5 दिनों तक चलता है। और ये जो मणिपुर की कैलेंडर है उस कैलेंडर के जो मार्च वाला महीना होता है उसे लमदा महीना कहा जाता है, लमदा। ठीक है, तो इसी महीना के अनुसार सेलिब्रेट किया जाता है, उस कैलेंडर के अनुसार लमदा महीने में, तो ध्यान रखेंगे। काफी जो है नीचे की बात बता रहा हूं भैया, इंटरनल काम आएंगे आपको। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था एलिमनी का, आंसर बताया बच्चे ने एलिमनी। एलिमनी क्या होता है कि जब विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है या फिर पति पत्नी सेपरेट रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए पैसे या फिर भत्ता दी जाती है उसे एलिमनी कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा एक रैंसम मनी होती है, ये फिरौती होती है, क्या होती है, फिरौती। ठीक है, रैंसम मनी। एक आपका पैरोल होता है, पैरोल क्या होता है भैया, पैरोल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे संजय दत्त जी पैरोल पे निकले थे बाहर, ठीक है, अच्छा उदाहरण है, पैरोल पे बाहर निकले थे क्योंकि उनके जेल के अंदर अच्छे कर्म थे, तो अच्छे कर्म के आधार पे अनुकंपा पे जो कुछ दिन की आजादी दी जाती है तो इसे पैरोल पे छुटकारा कहा जाता है। इनके अलावा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता, कल भी हम इस पे जिक्र कर लिए थे। जो हल्का क्वेश्चन है वो बता के क्या फायदा कि भाई ये भी बताया था तो आया, वो तो ऐसे भी आएंगे और वैसे भी आप जानते हैं। जो गूढ़ क्वेश्चन है वो बताने के बाद आ जाता है तो फिर पूछो ही मत, कितने मजे आ जाते हैं। ठीक है भैया, तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं होता है, आपके एक ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आय में किराया, मजदूरी, लाभ, ब्याज आदि शामिल किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में जो सरकार को जो भी टैक्स के रूप में प्राप्त होता है उसे भी शामिल किया जाता है, लेकिन लॉटरी वगैरह जितना का जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो बताइएगा कि क्या था ऑप्शन में। इनके अलावा किस भारोत्तोलन को बेस्ट, कोई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं कि किस भारोत्तोलन को कोई बेस्ट अवार्ड या फिर कब, ये क्योंकि मिलते रहते हैं भाई भारोत्तोलक में। मीरा भाई चानू जी को बताइए कितने सारे अवार्ड है ना, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ओरिजिनल लैंग्वेज था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात पूछ लिया गया, एकदम छोटू सा क्वेश्चन। केरल, केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक सेक्स रेशियो पुदुचेरी, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लक्षद्वीप, डेकेडिकल ग्रोथ 17.64, लिटरेसी रेट 74.04, मेल लिटरेसी 82.14, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 है ना, अर्बन पॉपुलेशन लगभग 32% है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है जनसंख्या के जनगणना के रिगार्ड में। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक सीट देख रहा होगा, ये सीट भी आप जरूर ध्यान रखिए। ये जो है आपका 17.64 रखिएगा भैया, एसएससी ने उसे सही माना है। 382 जो है घनत्व है और 943 जो है ओवरऑल इंडिया का सेक्स रेशियो है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गजल गायक नहीं है। जगजीत सिंह, पंडित भीमसेन जोशी ऑप्शन में थे। मेरे ख्याल से पंडित भीमसेन जोशी ही हो जाएंगे, क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है आपका मतलब गायक थे, तो इनका तो मैं कभी गजल नहीं सुना भाई, है ना। तो पंडित भीमसेन जोशी हो जाएंगे। बाद बाकी जगजीत सिंह साहब तो गजल के मास्टर हैं, कोई गजल याद हो तो सुनाइए इनका, मैं सुनाऊं, है ना।
चलिए जाने दीजिए, कभी और सुना देंगे। तो ये गजल के हैं, पंडित भीमसेन जोशी जो है ये शास्त्रीय संगीत से हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस घराना से हैं? किराना घराना से। कहां से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 2008 में प्रस्तावित, 2009 में इन्हें जो है हैंड में आया। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपको कहीं कहीं इसे 2008 में भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन गारंटी रखिए कि तब 2009 नहीं रहेगा। जब 2009 रहेगा तब 2008 नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, एस्टिमुलेट का एंटोनिम। एस्टिमुलेट क्या होता है? उकसाना। उकसाना होता है एस्टिमुलेट करना, उकसाना, भड़काना, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसका उल्टा पूछा है तो काम हो जाएगा सूदिंग हो जाएगा, शांत करना, है ना? संतुष्ट करना भी हो सकता है, कोई ऐसा एक ऑप्शन है जिससे संतुष्टि मिलती है किसी को। जब आदमी संतुष्ट होगा तो शांत भी होगा, है ना? तो ये भी आपके ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो। इसके अलावा गढ़वाल वंश ने कहां पे शासन किया? मैंने इसकी बात तो कर ही लिया था, है ना? तो यही चीज आपके कन्नौज ऑप्शन में दिया गया था, कन्नौज राइट आंसर हो जाता। इसके अलावा आधार कार्ड से पैन कार्ड की जोड़ने की तिथि कब तक बढ़ाई गई? शायद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था करंट से, तो ये जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि 500 रुपया या 1000 रुपया जो है लेना स्टार्ट कर दिया था, जब जिनका नहीं है लिंक, है ना? हम लोग तो पहले ही करवा लिए हैं। इनके अलावा केपलर का तृतीय नियम आपसे पूछा गया है। केपलर का तृतीय नियम कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए, है ना, ग्रह का परिक्रमण काल सूर्य तथा उस ग्रह के बीच की औसत दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, ठीक है? इसके अलावा न्यूटन के जो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम को हम जड़ता का नियम कहते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से हम बल का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, या फिर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया इसे लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं, या फिर रॉकेट की संचालन वगैरह जो है ये न्यूटन की थर्ड नियम के अनुसार चलती है। एक प्रश्न आपसे चंदावर का युद्ध पूछा गया है। चंदावर का युद्ध जो है ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194 में किया गया था। एक आपसे फिर से ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ लिया है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? वो बच्ची जो है 1829 लिखी है, लेकिन मेरे ख्याल से 1828 ही होगा। 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। तो 1828 में राजा राम मोहन राय कराया था समाज के ऊपर। इससे जो पहले हमने वीडियो बनाया था वहां पे मैंने आपको सारा फैक्ट दे दिया था। यही सारे फैक्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया हूं, सीधा सिर्फ दिखाने के लिए, है ना? फिर भी एक बार पढ़ जरूर दूंगा क्योंकि सुनने से आपको याद होगा। बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं सर एनर्जी लेवल को डाउन नहीं करिए, आपके जो ये बोलने की जो स्पीड है इसी से मुझे याद हो जाता है, ठीक है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कराया गया था कोलकाता में। सत्यशोधक समाज 1853 ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मा राम पांडुरंग और महात्मा महादेव गोविंद राणा के द्वारा महाराष्ट्र में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 विवेकानंद साहब के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई के अंदर, है ना, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन तीनों का मैंने पुस्तक भी बता रखा हूं, इंपोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के संवाद कमोदी हो जाएगा, जो आपका ज्योतिबा फुले इनका गुलामगिरी हो जाएगा, और जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है उनका सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन अगर देखना चाहे सेकंड शिफ्ट के तो मैं दिखा दूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए सेकंड शिफ्ट का पार्टिकुलर ही वीडियो लेकर के आ जाऊंगा अगर और कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन ही प्राप्त हो पाए थे, इसीलिए मैं सेकंड शिफ्ट में नहीं लाया था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टुडे एग्जाम ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके कलाम साहब का फोटो लगा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और जो चैनल है, कई सारे फेक चैनल है तो उसको ज्वाइन नहीं करना है, जिसमें आपको 8.7 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर है वो ज्वाइन करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।